हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 का जो इंग्लिश का लिटरेचर बुक है माइंडस्केप्स, उसका फर्स्ट पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. William Wordsworth was born in 1770 and he died in 1850. This poem was composed sometime between July 31 and September 3 in the year 1802. कुछ क्रिटिक्स का कहना है सितंबर 3, कुछ लोगों ने उसके डेट में सुधार किया, जुलाई 31 बताया। 1802 में ये पोएम कंपोज हुआ और पब्लिश हुआ 1807 में, सबके सामने आया 1807। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कुछ पोएम पढ़ने के पहले इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात है, दिस पोएम इज़ अ सोनेट। व्हाट इज़ कॉल्ड सोनेट? इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। जब फर्स्ट टाइम ये एग्जिस्टेंस में आया तो इसको हम लोग बोलते थे सोनेटो। सोनेटो से सोनेट बना। 14th सेंचुरी में एक इटालियन पोएट थे पेट्रार्च, जिनको फादर ऑफ सोनेट बोला जाता है। पेट्रार्च गेव सोनेट लिटरेरी स्टेटस। पेट्रार्च ने ही सोनेट को लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए सबसे पहले जो सोनेट बना उसे हम लोग पेट्रार्चन सोनेट भी बोलते हैं या फिर इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। इस तरह के सोनेट या पोएम या फिर छोटे गीत, आप जो भी कहो, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था। वो 2 भाग में लिखा जाता था। ऑक्टेव, जिसे इटाली में नंबर 8 बोलते हैं। सेस्टेट, इसे भी इटालियन लैंग्वेज में 6 बोलते हैं। सेस्टेट एंड ऑक्टेव, ये इटालियन वर्ड्स है। ऑक्टेव का मतलब 8, यानी कि जो पोएम का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को रेज़ करते हैं, प्रॉब्लम को दिखाते हैं, शो करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट 8 लाइन्स का होता है ऑक्टेव, उसका एक राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग स्कीम जैसे आपने बचपन में पोएम में पढ़ा होगा, पैट, कैट, सैट, चैट, ऐसे राइम होता है। तो फर्स्ट पार्ट का ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी पहले लाइन में ए, दूसरे में बी, तीसरे में बी, चौथे में ए, फिर से 5वें में ए, छठे में बी, 7वें में बी और 8वें में ए। तो 8 लाइन्स का ये राइमिंग पैटर्न है। एग्जाम्पल करेंगे जब पोएम पढ़ेंगे तब। और सेस्टेट, जो जिसके अंदर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम तो हो गया ऊपर वाले में, सेस्टेट में सॉल्यूशन की बात होती है, उसका राइमिंग स्कीम होता है सी डी, सी डी एंड सी डी। 16th सेंचुरी में थॉमस वैट इंग्लैंड के एक पोएट थे और डिप्लोमेट भी थे। उस ज़माने में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 थे। थॉमस वैट को हेनरी 8 ने किसी पॉलिटिकल मिशन पर इटाली में भेजा, और जब थॉमस वैट इटाली में गए तो वहाँ उनको उनके स्वागत में बहुत सारे सोनेट सुनाए गए, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुए। वहाँ से सोनेट सुन के आने के बाद 16th सेंचुरी में, मतलब 1500 प्लस में, वो इंग्लैंड में जब आए तो उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर लगातार बहुत सारे सोनेटियर्स लाइन बाय लाइन आते गए, जैसे स्पेंसर, जैसे शेक्सपियर, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कम से कम 523 सोनेट्स लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इस पोएम के लिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, इसमें हम लोग किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग के जैसा प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने कह दिया कि घर की दीवारें रो रही हैं। घर की दीवारें कभी रोती नहीं हैं, लेकिन हमने ऐसा एक्सप्रेस किया कि घर की दीवारें रो रही हैं। घर की दीवारें तो नॉन लिविंग हैं, लेकिन उस नॉन लिविंग को मैंने रोता हुआ दिखाया, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, लिविंग इंसान की तरह। इसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन, हिंदी में मानवीकरण। पोएम वगैरह में यूज़ किया जाता है ये टेक्निक। इंग्लिश में इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा बाद में। फिगर ऑफ स्पीच लगाकर हम पोएम को ज़्यादा इंप्रेसिव और इलोक्वेंट बनाते हैं। ये एक विलियम वर्ड्सवर्थ का कोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट, जिस कोट को हम लोग कोट यानी वाक्यांश या फिर ये कह सकते हैं कि पोएम में से एक निकाला हुआ लाइन है लिरिकल बैलेड से। लिरिकल बैलेड उनकी कविता थी। इस लाइन को हम लोग इस पोएम के साथ रिलेट कर सकते हैं। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते थे कि पोइट्री जो होता है ना, कविता, वो हमारे पावरफुल फीलिंग्स, बहुत ही शक्तिशाली फीलिंग्स जब हमारे अंदर पैदा होता है अचानक से। स्पॉन्टेनियस मीन्स एब्रप्ट, अचानक से हमारे अंदर किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का जब जन्म होता है, तब समझ लीजिए कि वहाँ पर पोएम का जन्म होता है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और पोएम का ओरिजिन कैसे तैयार होता है, पोएम कैसे पैदा होती है, तो फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स सेरेनिटी,
मतलब पीस। जब आप शांति में कभी बैठे रहते हैं और आप गहराई से किसी बात को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, तब वहाँ पर आपके दिल की गहराई से पोएम पैदा होता है, पोइट्री पैदा होती है। ये उन्होंने कहा था। इस बात को हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस पोएम के साथ, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के साथ। वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो कि लंदन में थेम्स रिवर के ऊपर बना हुआ है, क्रॉसेस रिवर थेम्स। जैसे हमारी कंट्री में गंगा इज़ वेरी मच फेमस, उनके वहाँ थेम्स फेमस है, और उसी के ऊपर वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। विलियम वर्ड्सवर्थ, in his lifetime he had also been a poet laureate of England. Poet laureate of England means what? In those days the English kings, they had some special kind of poets with them. उनके साथ कुछ एक स्पेशल पोइट्स हुआ करते थे जो कि उस कंट्री के किंग के बारे में पोइट्री लिखा करते थे, उनकी बड़ाई में कि दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी गैलेंट, ठीक है ना, उनकी अच्छाइयों के बारे में पोएम लिखा करते थे, तो उनको हम लोग बोलते थे लॉरेट। तो ही हैड ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल पोएट लॉरेट फ्रॉम 1843 टिल हिज डेथ 1850। तो 7 साल तक पोएट लॉरेट बने रहे। इनको स्पेशल रॉयल्टी मिलती थी इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका काम था सिर्फ पोएट्री लिखना, एंड ही वॉज वेरी टैलेंटेड इन दैट जॉब। नाउ लेट अस डिस्कस, दिस पोएम इज़ ऑल्सो अ सोनेट। सोनेट क्या होता है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो जो 14 लाइन्स होता है उसमें फर्स्ट 8 लाइन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है, रेज किया जाता है, दिखाया जाता है, और नेक्स्ट 6 लाइन्स के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया रहता है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में 8 लाइन्स को शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग से लेके इन दिस स्मोकलेस एयर। इन बिटवीन दीज 2 लाइन्स देयर आर 8 लाइन्स। इसके 2 लाइन्स के अंदर 8 लाइन्स है। बुक खोलोगे तो आपको समझ में आएगा, बुक सामने रख के पढ़ोगे। द फर्स्ट 8 लाइन्स दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेव, एंड द नेक्स्ट 6 लाइन्स नेवर डिड सन से लेके इज़ लाइंग स्टिल तक, यहाँ तक ये 6 लाइन्स है, इसको हम लोग बोलेंगे सेस्टेट। तो ये दोनों ही बातें आप देख रहे हो कि इसमें मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्चन सोनेट, मीन्स इटालियन सोनेट। अभी देखो एक और बात कि वी हैड लर्न दैट इन इटालियन सोनेट और पेट्रार्चन सोनेट वी हैव अ स्पेशल राइमिंग पैटर्न। तो देखो राइमिंग पैटर्न मैंने यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 14 लाइन्स होता है ना सोनेट, तो 1 से लेके देखो 14 लाइन्स तक है, यहाँ तक 14 लाइन्स, 1 2 3 से 8 तक ये ऑक्टेव है और ये सेस्टेट है। अभी देखो इसका राइमिंग पैटर्न क्या है। फर्स्ट लाइन के एंडिंग में है फेयर, तो फेयर का राइम हम मैच करेंगे तो किसके साथ मैच हो रहा है, वेयर के साथ, फोर्थ लाइन के साथ। फर्स्ट में फेयर, फोर्थ में वेयर, तो फेयर को अगर हम लोग ए मान लेते हैं तो वेयर भी ए हो जाएगा, वेयर भी ए हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग फिफ्थ को मान ले बेयर, तो बेयर मैच कर रहा है किसके साथ, फेयर के साथ, वेयर के साथ, बेयर, तो ये भी ए हो गया। और 8th लाइन एयर है तो ये भी ए हो गया। तो ए ए ए ए यहाँ पे है, देखो फेयर, वेयर, बेयर, एयर। इसके बाद फिर बाई जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है राइमिंग पैटर्न, तो इसको हमने बी कैटेगरी में ले लिया। तो बाई के साथ मैच कर रहा है क्या, मैजेस्टाई। मैजेस्टी हम लोग होता है वर्ड, लेकिन इसको हम लोग राइमिंग पैटर्न मैच करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, मैजेस्टाई। तो ए बी बी ए। इसके बाद फिर क्या मैच कर रहा है मैजेस्टाई के साथ, लाई, तो लाई भी बी हो जाएगा, बाई बी, मैजेस्टाई बी, फिर लाई बी हो जाएगा, स्काई भी बी हो जाएगा। देखो ये सब मैच कर रहा है, बाई, मैजेस्टाई, लाई, स्काई, तो इसीलिए बी 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 बी। तो पैटर्न हो गया ए बी बी ए बी बी ए। नेक्स्ट 6 लाइन्स में आ जाओ, तो 9th लाइन के लास्ट में है स्टीप। स्टीप इन सबसे डिफरेंट है, तो हम ए भी नहीं मानेंगे, बी भी नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे सी। अगर स्टीप सी हो जाता है तो स्टीप के साथ डीप मैच कर रहा है, तो ये सी है तो ये भी सी है। डीप के साथ फिर स्लीप मैच कर रहा है तो ये भी सी है। हिल, विल, स्टिल, तो ये सबको डी मान लेंगे। तो इस तरह से सेस्टेट का हो गया सी डी एंड सी डी। तो इस तरह से आपने देखा कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट। अब आइए हम लोग पोएम को डिस्कस करते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इट मीन्स देयर इज़ नथिंग as beautiful on earth as the city of London। अर्थ के पास इतना खूबसूरत दृश्य जितना कि लंदन का खूबसूरती है, इतना खूबसूरत दिखाने के लिए अर्थ के पास और कोई चीज़ है ही नहीं। अर्थ के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डल वुड ही बी ऑफ सोल who could pass by, and the poet he wishes others also to enjoy the beauty of England to the same extent as he was enjoying। That is why he says that anyone who passes from here without looking
at the beauty of London is surely a man of no aesthetic sense. एक ऐसा आदमी जो कि यहाँ से गुजर जाए और लंदन के इस तरह की खूबसूरती को ना देखे, डल वुड ही बी, ऐसा इंसान डल है, डल यानी उसके पास एस्थेटिक सेंस की कमी है, ब्यूटी को सेंस करने की कमी है। ऐसे सोल मतलब ऐसी आत्मा के पास ब्यूटी को सेंस करने की कमी है। वो कुड पास भाई अ साइट सो टचिंग, ओफ क्या दृश्य है, अ साइट सो टचिंग, टचिंग करने का मतलब दिल को छू लेने वाली, क्या दृश्य है, क्या नज़ारा है, सो टचिंग, ऐसा नज़ारा है जो दिल को छू लेता है, इन इट्स मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब क्या हो गया, ऐश्वर्य, शान, स्प्लेंडर, इतना खूबसूरती है कि ये किसी के भी दिल को छू लेता है। दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर, दिस सिटी मीन्स सिटी रेफर्स टू द सिटी ऑफ लंडन, सिटी नाउ डथ वियर, बीच में लिखा हुआ लाइक ए गारमेंट, उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग साइड कर दें तो मेन मीनिंग ये हो रहा है डथ वियर, डथ का मतलब डज, DOES डज, और वियर, डज वियर इज इक्वल टू वियर्स। देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिख दूँ डज वियर, डज प्लस वियर इज इक्वल टू वियर्स, जैसे डज प्लस गो इज इक्वल टू गोज, डज प्लस स्लीप इज इक्वल टू स्लीप्स। तो दिस सिटी नाउ वियर्स व्हाट द सिटी वियर्स, इट वियर्स लाइक ए गारमेंट, जैसे कपड़े पहनते हैं ना वैसे ये सिटी ने पहन रखा है। क्या पहन रखा है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, इट हैज़ worn द लेयर, द क्लोथिंग, द गारमेंट, लाइक ए गारमेंट इट हैज़ worn द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, यानी इस शहर के ऊपर सुबह सुबह की खूबसूरती का एक लेयर चढ़ गया है और उसी लेयर की वजह से ये शहर इतना खूबसूरत दिख रहा है। साइलेंट, बेयर, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल लाई। देखो ये जो शिप्स है, पानी में चलने वाली जहाज़ें, टावर्स, ऊंची ऊंची इमारतें, टावर्स, डोम्स, यहाँ डोम्स की बात हो रही है, लंदन में सेंट पॉल्स चर्च के डोम की बात हो रही है, थिएटर्स जहाँ पे एक्टिंग वगैरह होता है, नाटक वगैरह होता है, टेम्पल्स जो रिलीजियस प्लेसेस है, ऑल दीज प्लेसेस आर लाइंग साइलेंट एंड बेयर, बेयर का मतलब होता है नेकेड, विदाउट क्लोथ। तो यहाँ पे टेम्पल विदाउट क्लोथ मीन्स व्हाट, they are not crowded. In the early morning hours one cannot expect that all these places will be crowded. कोई क्राउड नहीं है वहाँ पे, एकदम खाली से खाली पड़ा हुआ है, साइलेंट, और जब खाली पड़ा हुआ है तो साइलेंट भी है। Open unto the fields and to the sky. Open unto the fields means these ships, theaters, towers, buildings, houses, temples, they are all open to the field and open to the sky. बोलने का मतलब इमेजिन करो कि सारी की सारी बिल्डिंगें, सारा शहर खड़ा है, जहाँ पे शहर ख़त्म हो रहा है राइट साइड में इमेजिन करो, तो उसके बाद तो ओपन एरिया है ना पूरा, लेफ़्ट साइड में जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर भी ओपन एरिया है, तो ओपननेस को वो जाके मिल जा रहा है, मतलब जो शहर है ना वो फाइनली एंड में जाके ओपन प्लेसेस से मिल जा रहा है, ओपननेस में समा जा रहा है, और ऊपर की तरफ भी ओपन है। ओके, तो ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, all bright and glittering in the smokeless air, and this beautiful city and the sky, its sky, the sky above the city that looks very bright and glittering because of the early rays of the morning. And in the smokeless air, the air is also smokeless. Why smokeless? Because the city is not yet vibrant. शहर जो है ना उसमें अभी हलचल नहीं शुरू हुई है, अभी दिन का एक्टिविटीज़ नहीं शुरू हुआ है, इसीलिए the place is absolutely free from air, there is no air in the there is no smoke in the air, and also it is free from any smoke, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं चल रहा है, तो there is no trace of smoke in the air. नेक्स्ट सेस्टेट के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप, नेवर डिड सन, आज के पहले मैंने कभी सूरज को इतना ब्यूटीफुली, इतनी खूबसूरती से कभी स्टीप होते हुए देखा ही नहीं। स्टीप होने का मतलब क्या होता है, स्लोप में ऐसे गिरना, स्लैंटिंग होना। सपोज़ जब मॉर्निंग में जब सनराइज़ होगा तो उसकी जो किरणें होंगी वो स्लैंट डाउन होंगी, स्लोप डाउन होंगी नीचे की तरफ, उसी को बोलते हैं स्टीप। इतना ब्यूटीफुल तरीके से सूरज की रोशनी कभी धरती पर नहीं उतरी। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर मतलब द फर्स्ट बिट ऑफ द सन रेज दैट इज़ कमिंग टू द अर्थ फर्स्ट टाइम इन अ डे,
फर्स्ट टाइम, जस्ट आफ्टर इट राइजेज इन द ईस्टर्न होराइजन, स्प्लेंडर, वैली, रॉक एंड हिल, कितनी खूबसूरती से सूरज की किरणें अपनी पहली पहली उतरन में, यानी कि अपने पहले पहले छुअन में जब वो नीचे आ रही हैं तो वो छू रही हैं किसे, वैलीज़ को, रॉक्स को, हिल्स को, और उन्हें अलग अलग कलर दे रही हैं। जैसे अगर आप रॉक्स और हिल्स को देखेंगे क्लोज जा कर के तो समटाइम्स इट लुक्स क्रिम्जोनिक, समटाइम्स इट लुक्स ऑरेंज, फिर कभी कभी पर्पल भी दिखता है, कभी ब्लैकिश दिखता है, अलग अलग शेड्स आते हैं कलर के। तो क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है, वैलीज़, रॉक्स एंड हिल्स। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट, कभी नहीं देखा था मैंने ऐसा, और ना ही मैंने कभी महसूस किया था। अ काम सो डीप, काम का मतलब सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, कभी भी इतनी गहरी पीस, इतना गहरा शांति मैंने कभी भी नहीं महसूस किया। सो डीप, इतना गहरा। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, और मैंने ये भी देखा कि रिवर, द रिवर रेफर्स टू थेम्स, द थेम्स, थेम्स रिवर जो कि वेस्ट मिंस्टर ब्रिज के नीचे से बहती है। तो उस नदी के बारे में पोएट कह रहा है, द रिवर ग्लाइडेथ, ग्लाइडेथ मीन्स बह रहा है, ग्लाइड्स, ग्लाइड्स को आर्केइक इंग्लिश में लिखा गया है ग्लाइडेथ, जैसे डज को लिखा गया है डॉथ, वो आर्केइज्म है, आर्केइक इंग्लिश बोलते हैं, जो कि इंग्लिश अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। शेक्सपियरियन इंग्लिश, शेक्सपियर ऐसे ही इंग्लिश का यूज़ किया करते थे। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, नदी अपनी मर्ज़ी से, खूबसूरती से, अपनी मर्ज़ी से, इंडिपेंडेंट तरीके से बह रही है। नदी इंडिपेंडेंट तरीके से बह रही है, तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि जैसे 10-11 बजे का टाइम जो होता है, व्हेन द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे बिगिंस, देन व्हाट हैपन्स, बहुत सारे बोट्स चलना शुरू हो जाते हैं नदी में, बहुत सारे शिप क्रॉस करना शुरू कर देते हैं करंट ऑफ वाटर को। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो नदी अपने नेचुरल फ़्लो में बह रही होती है, इमेजिन करो ऐसे बह रही है, तभी क्या होता है, इधर से कोई शिप जा रहा है, उसके नेचुरल फ़्लो को कट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, और उसका नेचुरल फ़्लो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इमेजिन करो कि इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग आवर एंड देयर इज़ नो शिप एंड देयर इज़ नो एनी मीन्स रिवर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो नहीं रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो नदी की धारा है वो अपनी मर्ज़ी से आराम से बह रही है, ग्लाइडेथ हो रही है एट इज़ ओन स्वीट विल, विल मतलब अपनी इच्छा। अच्छा, एक और बात है कि जब हम लोगों ने शुरुआत किया था वीडियो में, ऑनलाइन क्लास में, तो देखा था कि उसमें हमने एक पर्सोनिफिकेशन बताया था आपको। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बना देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट हिज ओन स्वीट विल। तो हिज किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, हिज यूज़ करते हैं, प्रोनाउन है किसी इंसान के लिए, हिज कार, हिज हाउस, है ना। अभी देखो रिवर को यूज़ किया गया है हिज, एट हिज ओन स्वीट विल, यानी रिवर को मैस्कुलिन माना गया है नदी में, सॉरी इस पोएम में मैस्कुलिन, और नदी अपने विल पे, अपनी मर्जी से बह रहा है। तो यहाँ मानवीकरण भी हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। ओ डियर गॉड, द पोइट इज़ ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, उसके अंदर अचानक इमोशन पैदा होता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है और बोलता है, द वेरी हाउसेज सीम asleep, all the houses in London that all look sleeping, they all appear to be sleeping. Why they are sleeping? Because the people in those houses are asleep. उनके घरों में जब सारे लोग सो रहे हैं तो घर भी सोता हुआ महसूस हो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, लोग तो सो ही रहे हैं, उनके घर तो सो ही रहे हैं, और ये माइटी हार्ट जो है ना, माइटी हार्ट किसको बोला गया, माइटी मीन्स वॉट, पावरफुल, वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत ही पावरफुल। तो ये जो पावरफुल बोला गया है, बहुत बड़ा बोला गया है, किसको, लंदन को, लंदन सिटी को। दैट माइटी हार्ट, लंदन को हार्ट बोला गया है। क्यों हार्ट बोला गया है, तो फिर बॉडी क्या है भाई, बॉडी है इंग्लैंड का कंट्री साइड एरिया, जो नेचुरल एरिया है। अगर वो कंट्री साइड एरिया जो इंग्लैंड का है, अगर उसको बॉडी मान लेते हैं, तो उस बॉडी का हार्ट क्या है, लंदन। तो लंदन, दैट माइटी हार्ट इज़ ऑल्सो लाइंग स्टिल। तो आई गेस आपने वीडियो को पूरा देखा और समझा। बुक सामने ज़रूर रखिए, बार बार रीडिंग कीजिए, आपको फिर कोई और लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लीज़ बुक सामने रख के पढ़िए, और कोई डाउट आए तो हमसे पूछिए। थैंक यू।